हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। मेरे बेदर्द पिया पार्ट 3 चैप्टर 31 हाथ जलाना। सार्थक ने डांटा वैदिक को। वैदिक सार्थक को अपनी नजरें फेरते हुए देखकर एक डेविल स्माइल करता है जिसे वो जल्द ही छुपा भी लेता है। उसके बाद वो अपने मन में सार्थक की ओर देखते हुए कहता है, आई नो भाई, आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप अभी भी मेरी फिक्र करते हैं, बस जता नहीं रहे हैं। लेकिन मुझसे कोई नजरें फेरे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है मुझे आपका ध्यान खुद की ओर कैसे करना है। इतना कह वैदिक एक नजर सिया की ओर देखता है जो उसे बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। उसका ध्यान उसे छोड़ सबके ऊपर था, जिसे देख उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। सिया को इस तरह देखकर वैदिक अपने मन में कहता है, तुम मुझे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती हो। ये हक मैंने किसी को नहीं दिया कि कोई मुझे इग्नोर करे। ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। मैं ही तुम्हें इग्नोर कर सकता हूँ। तुम नहीं जान, तुम्हारा सारा ध्यान रोज की तरह आज भी मेरे ऊपर होना चाहिए जान, उसी उम्मीद के साथ जो हमेशा रहता है जान। उसके बाद वैदिक अपने सामने रखे गर्म सूप को एक नजर देखता है, जिसे देखकर उसकी हेजल ग्रीन आंखों में एक चमक सी आ जाती है। वैदिक फिर से डेविल स्माइल करता है। तभी अचानक से वहां की शांति को तोड़ते हुए वैदिक की एक हल्की सी चीख निकलती है। आह! उसकी चीख सुनकर सब उसकी ओर देखते हैं। उसे देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन सार्थक तुरंत कहता है, छोटे ध्यान से। उसके बाद बिना एक पल की देरी किए सार्थक अपनी चेयर से उठकर वैदिक के पास जाके उसके राइट हैंड को पकड़कर देखने लगता है। सार्थक वैदिक के हाथ को देखते हुए अपनी फिक्र भरी आवाज में उसे डांटते हुए कहता है, छोटे। सार्थक प्यार से वैदिक को छोटे कहता था, लेकिन जब वो उससे गुस्सा रहता था तो उसे उसके नाम से बुलाता था। तेरा ध्यान कहाँ था जो तूने अपना हाथ जला लिया? तुझे ध्यान से देखना चाहिए था ना। सूप गर्म है, देख तेरा हाथ भी जल गया। उसके बाद सुमन जी की ओर देखते हुए कहता है, मॉम फर्स्ट एड बॉक्स लाइए तो। सार्थक की डॉट सुनकर वैदिक अपने उस हाथ को देखता है जो पूरा लाल पड़ चुका था, जिसे सार्थक ने पकड़ा हुआ था। उसे देखकर वैदिक ने थोड़ी देर पहले जो किया था उस बारे में सोचने लगता है। वैदिक गर्म सूप को अपने राइट हैंड पर जानबूझकर गिरा लेता है, लेकिन उसे उस गर्म सूप के गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। न तो वैदिक को कोई दर्द और जलन महसूस होती है, लेकिन वो जानबूझकर दर्द से चिल्लाने की एक्टिंग करता है, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। सार्थक को अपने पास आया देख और उसकी बात सुन उसके होठों की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है, लेकिन वो उसे अपने फेस पर आने नहीं देता है, बल्कि अपने चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन लिए सार्थक को देखने लगता है, जैसे उसे बहुत दर्द और जलन हो रही है। वैदिक के चेहरे पर दर्द देखकर सार्थक थोड़ी नर्म और फिक्र भरी आवाज में उससे पूछता है, ज्यादा दर्द हो रहा है छोटे? सार्थक की बात सुनकर वैदिक बस अपना सर हाँ में हिला देता है। तब तक सुमन जी भी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ जाती है और वो भी वैदिक के जले हुए हाथ को देखती है तो उनके आंखों में नमी उतर आती है और वो अपने रुंधे गले से कहती है, वैदिक आपका ध्यान कहाँ था बच्चे? आपने अपना पूरा हाथ जला लिया। आपको ध्यान से सूप का बाउल उठाना चाहिए था ना। अब देखिए कितना जल गया है आपका हाथ। इतना कहते कहते सुमन जी के आंखों से आंसू निकलकर उनके गालों पर आ जाते हैं। सुमन जी को रोता देख दिशा उनके पास आके उन्हें चुप कराते हुए कहती है, मॉम वो ठीक है, आप रोए मत। इतना कह वो उनके कंधे को पकड़कर उन्हें कंसोल करने लगती है। तब तक सार्थक भी वैदिक के जले हुए हाथ पर ऑइंटमेंट लगा देता है। रघुवेंद्र जी जो ये सब कुछ बड़ी देर से देख रहे थे अपनी जगह पर बैठे हुए ही, लेकिन जब उन्होंने सुमन जी की आंखों से बहते हुए आंसू देखे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो अपनी राबेली आवाज में कहते हैं, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, इतना दर्द वो सह ही सकता है और मुझे नहीं लगता है कि उसकी इतनी फिक्र किसी को करनी चाहिए। शायद आप लोगों को याद नहीं है उसने क्या किया है, या फिर इतनी सी उसकी चोट देख आप लोग सब भूल गए हैं। रघुवेंद्र जी की आवाज सुन सब उन्हें देखने लगते हैं और उन्हें जैसे ही उनकी बातों का मतलब समझ आता है वो घूरकर वैदिक को देखते हैं जो अभी भी अपने चेहरे पर दर्द लिए सबको देख रहा था। लेकिन इस बार कोई भी उसके जाल में नहीं फंसता है। सार्थक उसे फिर से अपनी जानलेवा नजरों से घूरता है। उसके बाद वो भी अपनी जगह आके बैठ जाता है। उसके पीछे दिशा भी आके अपनी जगह पर बैठ जाती है। रघुवेंद्र जी अभी भी सुमन जी को वैदिक के पास खड़े हुआ देखकर अपने दांत पिसते हुए कहते हैं, सुमन क्या आपको हमारी बात समझ नहीं आई है या हम
रघुवेंद्र जी इसके आगे कुछ कहते कि उससे पहले ही सुमन जी अपनी आंसू भरी आंखों से उन्हें देखते हुए कहती हैं, हम समझ गए। इतना कह वो भी अपनी चेयर के पास आते हुए कहती हैं, सिया बेटा, वैदिक के लिए आप फिर से सूप लेते आए तो। सिया जो ये सब कुछ होते हुए अपनी जगह पर ही खड़ी थी, उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि वैदिक का हाथ जल गया है और क्या हो रहा है क्या नहीं। वो सुमन जी की बात सुन बिना कुछ कहे सीधा किचन की ओर चल देती है वैदिक के लिए फिर से सूप लेने। वैदिक रघुवेंद्र जी की बात सुनकर उन्हें घूर कर देखते हुए कहता है, सारा प्लान खराब कर दिए मेरा। इन्हें भी इनकी बीवी से दूर नहीं किया तो मेरा भी नाम वैदिक खुराना नहीं। दूसरी ओर से रघुवेंद्र जी भी वैदिक को ही घूर रहे थे और उसी तरह से उसे घूरते हुए अपने मन में वो भी उसके सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, कोशिश करके देख लो, तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। तुम कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी पत्नी की आंखों में तुम्हारे नाटक करने या तुम्हारे किसी भी चीज के करने से आंसू आए तो तुम्हारी खैर नहीं है। मुझे पता है तुमने जो सबका अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ जानबूझकर किया है न। मुझे सब पता है बेटा, पर मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। वैदिक जो रघुवेंद्र जी की आंखों में अभी तक घूर कर देख रहा था जैसे वो भी उनके मन की बात उनके आंखों से समझ रहा हो, इसलिए वो अपने मन में कहता है, डैड मैं आपको देख लूंगा। रघुवेंद्र जी भी बदले में उसे एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास कर देते हैं। उसके बाद वो अपना पोहा एंजॉय करने लगते हैं। वही सभी लोग रघुवेंद्र जी और वैदिक की इन नजरों वाली लड़ाई से अनजान अपना नाश्ता करने में लगे हुए थे। रघुवेंद्र जी को ऐसे देखकर वैदिक भी बस उन्हें एक नजर घूरकर देखता है। उसके बाद वैदिक किचन की ओर देखता है तो उसे सिया अपने हाथों में एक बाउल पकड़े आती हुई दिखाई देती है। सिया को देख वैदिक अपने उस जले हुए हाथ को देखता है जिस पर सार्थक ने ऑयलमेंट लगाया था, जिसे देख उसके दिमाग में फिर से कुछ आता है और उसके होठों पर फिर से एक शैतानी स्माइल आ जाती है। चैप्टर 32 तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं चल रहा है सिया, वैदिक को तुम अपने हाथों से खिला दो। सिया सूप का बाउल लाके डाइनिंग टेबल पर वैदिक के सामने रखकर जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, तभी वैदिक कहता है, इससे ले जाओ, मैं नहीं पी सकता हूं। वैदिक की बात सुनकर सबके खाते हुए हाथ रुक जाते हैं। सुमन जी और दिशा वैदिक को कंफ्यूज होके देखने लगती हैं, वही उसके विपरीत रघुवेंद्र जी और सार्थक वैदिक को घूर कर देखते हैं। उसकी बात सुनकर सिया बिना कुछ कहे बाउल को जैसी ही उठाने जाती है, वैसे ही इस बार सार्थक अपने कठोर आवाज में कहता है, रुको सिया। सार्थक की बात सुनकर सिया अपना बढ़ाया हुआ हाथ पीछे खींच लेती है। सार्थक वैदिक की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम बता सकते हो वैदिक, अब तुम सूप क्यों नहीं पीना चाहते हो? सार्थक की बात सुनकर वैदिक खुश हो जाता है, जैसे उसे इसी बात का इंतजार ही था कि कोई उससे ये बात पूछे। सार्थक के पूछते ही वैदिक बिना देर किए अपने इमोशन लेस फेस के साथ सार्थक को देखते हुए कहता है, भाई वो अपना राइट हैंड सार्थक को दिखाते हुए, मेरे हाथ पर सूप गिरने से वो जल गया है, इसलिए मैं अब इस हाथ से नहीं खा पी सकता हूँ, बस इसीलिए मैंने सूप को लेके जाने के लिए बोला। इतना कह वैदिक अपना चेहरा बेचारों वाला बना लेता है, लेकिन इस बार सार्थक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जैसे ही कुछ कहने वाला होता है उसके पहले ही दिशा बीच में बोल पड़ती है, वैदिक तुम्हारा हाथ जल गया है, कोई बात नहीं, तुम तब भी सूप पी सकते हो आराम से। दिशा की बात सुनकर वैदिक उससे पूछता है, वो कैसे दिशा? वैदिक का सवाल सुन दिशा खुश होकर जैसे ही कुछ कहने को होती है उसके पहले ही सार्थक बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि वैदिक जैसे ही दिशा का नाम लेता है वैसे ही सार्थक अपनी तेज आवाज में कहता है, क्या तुम भूल गए हो, बड़ों का नाम नहीं लेते हैं। सार्थक की बात सुनकर वैदिक सार्थक को ऐसे देखता है जैसे पूछ रहा हो, मैंने किसका नाम लिया है? सार्थक भी वैदिक नजरों को समझते हुए कहता है, दिशा का, वो तुम्हारी भाभी है, तुम उसका नाम कैसे ले सकते हो? सार्थक की बात सुनकर वैदिक बिना एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ कहता है, शायद आप भूल गए हैं भाई, वो मेरी भाभी बाद में बनी, उसके पहले वो मेरी फ्रेंड थी। वैदिक इसलिए ऐसा सार्थक से कहता है क्योंकि वैदिक दिशा और एक लड़का और लड़की जिसके बारे में आपको आगे कहानी में पता चलेगा, चारों दोस्त थे और एब्रॉड में एक साथ पढ़ते थे। सार्थक अक्सर वैदिक से मिलने जाया करता था और वही उसकी मुलाकात दिशा से हुई थी और दोनों ने पहली ही मुलाकात में अपना दिल एक दूसरे को दे दिया था, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से फोन से बातें और एक दूसरे से अक्सर मिलने लगे। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं।
जब सबकी स्टडी पूरी हो गई और वो सब इंडिया वापस आ गए तो सार्थक ने सुमन जी और रघुवेंद्र जी को अपने बारे में बता दिया। वैदिक को पहले से पता था दोनों के बारे में और दूसरी तरफ दिशा ने भी अपने पेरेंट्स को बता दिया। उनको भी कोई ऐतराज नहीं था इस रिश्ते से। उसके बाद उन दोनों के पेरेंट्स ने आपस में बात करके शुभ मुहूर्त निकलवा के दोनों की सगाई और शादी करा दी। लेकिन शादी के बाद भी वैदिक दिशा को भाभी ना कहकर उसके नाम से ही बुलाता था, जिस पर सार्थक चिढ़ जाया करता था। लेकिन वैदिक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही दिशा को। दिशा दोनों की इस बात को इग्नोर करते हुए अपनी बात कहती है जो वो कब से कहना चाहती थी। तुम्हें सूप सिया पीला देगी सिंपल। दिशा की बात सुनकर सुमन जी खुश हो जाती है और वो बिना देर किए सिया को देखते हुए कहती है, सिया बेटा आप वैदिक को उनका सूप पिला दीजिए तो। लेकिन सुमन जी के विपरीत सार्थक दिशा को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं चल रहा है आजकल। दिशा सार्थक की बात सुनकर दिशा सार्थक को देखते हुए कहती है, अब जिसके पास दिमाग होगा उसी का चलेगा ना सार्थक जी। दिशा की बात सुनकर सार्थक बस अपना दांत पीस के रह जाता है। उसके बाद वैदिक की ओर देखता है तो पाता है सिया चुपचाप स्पून से वैदिक को सूप पिला रही थी, सुमन जी कहने पर बिना किसी भाव के। वैदिक को देखने के बाद सार्थक अपने सामने रखा जूस का ग्लास उठाकर जूस पीने लगता है। रघुवेंद्र जी वैदिक को सिया के हाथ से सूप पीते हुए देखकर अपने मन में कहते हैं, नौटंकीबाज कहीं का बीबी को देखना भी नहीं चाहता है, लेकिन खाना पीना उसी के हाथ से ही है। इतना कह वो भी अपना बचा हुआ नाश्ता करने लगते हैं। सिया वैदिक को सूप पिला रही थी लेकिन वो वैदिक को बिना किसी भाव के देख रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई रोबोट हो और उसके मालिक ने उसे ऑर्डर दिया हो, ये काम कर दो, और वो वही काम पूरा कर रही हो। वैदिक सिया के हाथ से सूप पीते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि कोई मुझे इग्नोर करे, मुझे पसंद नहीं है, खासकर वो इंसान जिसका इग्नोर करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी जान तुमने मुझे इग्नोर किया, देखो अब तुम आ गई ना मेरे पास, अब तुम मुझे कैसे इग्नोर कर सकती हो, क्योंकि मैं ही तुम्हें खुद से दूर कर सकता हूँ, तुम मुझसे खुद से दूर नहीं जा सकती हो। इतना कह वो डेविल स्माइल करता है। कुछ देर में सबका नाश्ता हो जाता है, जिसके बाद रघुवेंद्र जी और सार्थक अपने ऑफिस खुराना कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाते हैं, जिसे सार्थक संभलता था। लेकिन रघुवेंद्र जी इसलिए चले जाते थे कि वो घर पर रहकर बोर न हो। सुमन जी और दिशा हाल में आ जाती है। वैदिक भी अपनी कंपनी खुराना एम्पायर निकल जाता है, जिसे उसने खुद के दम पर खड़ा किया था। आज वो कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में से नंबर 1 पर थी, जिसे वैदिक ने अपनी कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचाया था और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई थी, जिसके बहुत से ब्रांच विदेशों में भी फैला हुआ था। चैप्टर 33। क्या ये सब असली है? कुछ तो गड़बड़ है। सिया सबके ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद डाइनिंग टेबल साफ करती है। उसके बाद खुद भी जाके किचन में एक साइड फर्श पर बैठकर खुद भी अपना ब्रेकफास्ट करती है। उसके बाद वो किचन से निकलकर अपने रूम में जाती है। सिया रूम में आने के बाद सीधे वॉशरूम में जाती है रोज की तरह और वहां पड़े बकेट में वैदिक के कपड़ों को उठाती है और उसे साफ करती है। उसके बाद उन्हें छत पर लेके जाती सुखाने के लिए। कुछ देर बाद सिया छत पर कपड़ा फैला लेने के बाद फिर से रूम में आती है। सिया क्लोजेट रूम में जाकर अपना कबर्ड खोलती है और उसमें से अपना पर्स निकालती है। उसके बाद वो रूम में आके ड्रेसिंग टेबल पर से उस बॉक्स को उठा लेती है जिसमें गहने थे जो उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए उसके लिए बनवाए थे। सिया उस बॉक्स को अपने पर्स में डालती है। उसके बाद वो रूम से निकल जाती है। कुछ देर बाद सिया हाल में सुमन जी के सामने खड़ी थी और उसने कुछ पूछ रही थी। माँ, वो हम चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। सिया की बात सुनकर सुमन जी कहती हैं, ठीक है बेटा, हम ड्राइवर को बोल देते हैं, वो आपको हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे, वैसे भी आप हमें तो साथ लेके जाएंगी नहीं। सुमन जी की बात सुन सिया उन्हें मना करते हुए कहती है, नहीं माँ, हम खुद चले जाएंगे, वैसे भी आप क्या करेगी जाके हमारे साथ, हम बस आपको बताने आए थे कि हम जा रहे हैं। सिया की बात सुनकर सुमन जी के पास बैठी दिशा सिया से कहती है, सिया तुम अगर ड्राइवर के साथ नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं है, तुम 2 घंटे रुक जाओ। सार्थक जी की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए वो चले गए हैं, कुछ देर बाद वो आ जाएंगे। आज डॉक्टर के पास हमें भी जाना है चेकअप के लिए, तुम भी हमारे साथ ही चलना। दिशा की बात सुनकर सुमन जी भी हामी भर देती है, लेकिन सिया दिशा को भी मना करते हुए कहती है,
नहीं भाई कोई बात नहीं है, आप दोनों लोग चले जाएगा, हम खुद ही चले जाएंगे, हम नहीं चाहते हैं कि आपको भी हमारी वजह से कुछ सुनना पड़े। इतना कह सिया बिना आगे और कुछ भी बोले वहां से चली जाती हैं। उसे ऐसे जाते देख सुमन जी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो पीछे से सिया को देखते हुए दिशा से कहती हैं, किस्मत ने हमारी मासूम सी बेटी को उस मोड़ पर लाकर छोड़ा है जहां कहने को तो उसके पास पूरा परिवार है, लेकिन वो परिवार न के बराबर है। जहां पर उसके साथ उसके पति को होना चाहिए वहां पर न वो उसके साथ है, ना ही किसी और को उसके साथ रहने दिया है। वैदिक, आप क्यों सिया के साथ ऐसा कर रहे हैं? उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी आप उन्हें सजा दे रहे। अगर किसी को आपको सजा देनी है तो आप हमें दीजिए, हमारी गलती थी, हमने ही सिया को बुलाया था और हमसे ही उनकी ड्रेस भी खराब हुई, फिर भी वो पार्टी से जा रही थी, हमारी ही जिद के वजह से वो चेंज करने गई और उनके साथ वो सब हो गया। हमें लगा सिया के साथ गलत हुआ, इसलिए हमने आपकी शादी उनसे कराई ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, वो अपने दर्द को भूलकर आपके साथ आगे बढ़े और लाइफ में खुश रहें। लेकिन आपने शादी तो की, साथ में उनकी खुशी भी उनसे छीन ली आपने। वो एक अनाथ थी, उनके पास कोई परिवार भी नहीं था, अगर उनके पास कोई था तो वो सिर्फ हम थे जिसे वो अपनी मां मानती थी। हम उन्हें कई सालों से जानते हैं, वह कैसी है, उनके अंदर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ मासूमियत भरी पड़ी है। वो किसी की ऊंची आवाज सुन लेती थी, डर जाती थी। लेकिन दिशा, वैदिक को ये सब क्यों नजर नहीं आता है जो हमें हमारी बेटी में नजर आता है? इतना कह सुमन जी रोने लगती है। दिशा के भी आंखों में आंसू आ गए थे। सुमन जी की बात सुनकर वो भी सुमन जी के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मॉम सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाए। दिशा की बात सुनकर सुमन जी जो हाथ दिशा ने सुमन जी के हाथ पर रखा था, दिशा के उस हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए कहती है, कैसे ठीक होगा दिशा, और हम कैसे शांत रहे? आपने देखा न उन्होंने आपको और हमें कैसे मना कर दिया। उन्हें क्या लगता है हमें पता नहीं है उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने सिर्फ वैदिक की वजह से ऐसा कहा है। वैदिक ही नहीं चाहते थे कि कोई उनकी मदद करे या फिर उन्हें कोई कुछ दे, उनकी जरूरत पूरी करे। इसलिए सिया ना ही किसी से कुछ कहती है और ना ही किसी से कुछ लेती है, अपनी सारी जरूरतें खुद ही पूरी करती है। हमें कभी कभी लगता है वो किसी और ही दुनिया में जा रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक अकेलापन है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। सुमन जी की बात सुनकर दिशा भी उनकी बात से सहम होते हुए कहती है, मॉम आप सही कह रही है। दूसरी ओर सिया खुराना मैंशन के गेट के बाहर निकल गई थी और इस समय वो मैंशन से थोड़ी दूर रोड के किनारे पर खड़ी थी और टैक्सी का वेट कर रही थी। वहीं सिया से कुछ दूर पर एक कार खड़ी थी जिसमें एक आदमी बैठा हुआ था और उसने अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए था। वो आदमी सिया के ऊपर अपनी पैनी नजरें गड़ाए हुआ था। कुछ देर बाद एक टैक्सी को सिया हाथ दे के रोकती है। टैक्सी का ड्राइवर टैक्सी रोक देता है। उसके बाद सिया से पूछता है, आपको कहाँ जाना है मैडम? ड्राइवर की बात सुनकर सिया उसे एड्रेस बताती है। सिया की बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर उसे बैठने को बोलता है, जिसके बाद सिया बैठ जाती है और वो टैक्सी भी वहां से चल देती है। उस टैक्सी को जाते हुए देखकर कार में बैठा आदमी भी कार स्टार्ट करके सिया की टैक्सी का पीछा करने लगता है। उसी के साथ किसी को कॉल करता है। उधर से कॉल पिक होते ही वो आदमी कहता है, बॉस वो घर से निकल गई है। कॉल के दूसरी ओर से उसका बॉस कुछ कहता है, जिसे सुनकर वो आदमी कहता है, जी बॉस मैं समझ गया। लेकिन तभी वो सिया की टैक्सी को घूमते हुए देखता है, जिसे देख वो आदमी कॉल पर अपने बॉस से कहता है, बॉस वो दूसरी ओर जा रही है। उस आदमी की बात सुनकर दूसरी ओर से फिर से उसका बॉस कुछ कहता है, जिसे सुनकर वो आदमी कहता है, जी बॉस मैं पीछा करता हूँ और बताता हूँ वो कहाँ जा रही है। इतना कह वो आदमी कॉल कट कर देता है। उसके बाद सिया का पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद सिया की टैक्सी एक ज्वेलरी शॉप के पास आके रुकती है। सिया उसमें से निकलकर उस ड्राइवर से कहती है, भैया आप 10 मिनट यहीं पर वेट कीजिए, फिर मैं आती हूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद मुझे कहीं और जाना है। सिया की बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर कहता है, ओके मैडम। उसके बाद सिया उस ज्वेलरी शॉप के अंदर चली जाती है। सिया के ठीक पीछे वो आदमी भी ज्वेलरी शॉप के अंदर चला जाता है और सिया से थोड़ी दूरी बनाकर उस पर नजर रखने लगता है। सिया शॉप के अंदर एक काउंटर के पास जाती है जहां पर एक आदमी अपने आंखों पर चश्मा लगाए हुए बैठा था। देखने से वो इस शॉप का मालिक लग रहा था। सिया उसके पास जाती है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उस आदमी से कहती है, सुनिए।
सिया की बात सुनकर वो आदमी उसकी ओर देखता है, उसके बाद अपने चश्मे को सही करते हुए कहता है, जी मैडम बोलिए आपको क्या चाहिए। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, वो हमें कुछ चाहिए नहीं बल्कि हमें ये बेचना है। इतना कह सिया अपने पर्स में से बॉक्स को निकालती है और उसे उस शॉप के मालिक की ओर बढ़ा देती है। शॉप का मालिक उस बॉक्स को अपने हाथ में लेता है, उसके बाद वो उसे खोलकर देखता है। उस बॉक्स में रखी ज्वेलरी को देखकर मालिक के आंखों में चमक आ जाती है और उसी के साथ वो एक एक कर सारे गहनों को छूकर देखने लगता है। वो सबसे पहले उसमें से एक जोड़ी सोने का कंगन निकालता है, उसके बाद एक हार को छूकर देखता है और उसे भी बॉक्स से बाहर निकाल कर रखता है। उसके बाद उसमें से एक सोने की चेन निकालता है जो देखने से लग रहा था वो किसी छोटी बच्ची का हो। उसके बाद वो उस बॉक्स में से 2 जोड़ी झुमके को उठाकर देखता है को बहुत ही सुंदर थे। फिर वो एक चांदी की पाजेब को छूते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये भी असली है। जितनी चमक उन गहनों में थी उससे भी ज्यादा चमक उस मालिक के आंखों में थी। और उसी चमक के साथ शॉप का मालिक सिया को देखते हुए कहता है, मैडम क्या ये सब असली है। उसकी बात सुनकर सिया हमें अपना सर हिला देती है, जिसे देख मालिक के आंखों में लालच साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन वो उसे छुपाते हुए कहता है, लेकिन हमें पहले इसे चेक करना होगा ये असली है या नहीं, क्योंकि आजकल मार्केट में लोग सोने के नाम पर उसका पानी चढ़ाकर नकली गहने देते हैं। मालिक की बात सुनकर सिया कहती है, नहीं ये असली है, ये गहने प्योर गोल्ड के हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। सिया की बात सुनकर ज्वेलरी शॉप का मालिक किसी को बुलाता है, उसके बाद वो उसे सारे गहने देते हुए कहता है, इसे चेक करके पता करो ये असली है या नकली। मालिक की बात सुनकर वो आदमी जिसे मालिक ने बुलाया था वो उन सब गहनों को लेके जाता है। उसके कुछ देर बाद आता है और मालिक के कान में धीरे से कुछ कहता है। उसकी बात सुनकर वो मालिक अपनी जगह से उठते हुए सिया को देखकर कहता है, मैडम आप बस 2 मिनट रुकिए, हम आते हैं। उसकी बात सुनकर सिया अपना सर हाँ में हिला देती है। सिया से कुछ दूर खड़ा वो आदमी जो सिया का पीछा कर रहा था वो शॉप के मालिक को उठकर जाता हुआ देखकर अपने मन में कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो भी उस मालिक के पीछे चला जाता है। चैप्टर 34 पर अब मेरा मन नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे दूं, जान प्यारी है तो ये मुझे दे दो। वो आदमी उस शॉप के मालिक का पीछा करते हुए जब उसके पास आता है तो उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो आदमी एक जगह पर रुक जाता है जहां से वो उन दोनों की बातें साफ साफ सुन सके। शॉप का मालिक उस आदमी से कहता है, बोलो। वो आदमी उसकी बात सुनकर कहता है, सर ये गहने असली है और इनकी कीमत भी बहुत है मार्केट में, लेकिन मुझे जहां तक पता है उस लड़की को ये बात पता नहीं है, इसलिए ही वो इसे यहाँ बेचने आ गई है। उस आदमी की बात सुनकर मलिक के होठों पर मकारी भरी हंसी आ जाती है और वो उसी हंसी के साथ कहता है, ये तो मैं ये गहने देखते ही पहचान गया था और उसकी भोली सूरत से ही बता सकता हूँ कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इन गहनों की कीमत कम से कम मार्केट में 10 से 11 लाख होगी, लेकिन उस बेवकूफ को नहीं पता है। इतना कह वो हंसने लगता है, फिर अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है, ठीक है पहले चलो पता करते हैं वो इन गहनों के बदले क्या चाहती है। इतना कह वो फिर से अपनी जगह पर आ जाता है। उन दोनों की बात सुनकर सिया का पीछा करने वाला आदमी अपने मन में कहता, मुझे उसके चेहरे को ही देखकर पता चल गया था कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जल्दी से ये बात बॉस को बतानी होगी, चल वीर काम पर लग जा। इतना कह वो आदमी जिसका नाम वीर था अपने बॉस को कॉल लगा देता है। कॉल पिक होते ही उधर से कुछ आवाज आती है जिसे सुनकर वीर कहता है, बॉस वो एक ज्वेलरी शॉप पर आई है और वो अपने साथ कुछ गहने लाई है शायद बेचने के लिए, जिसकी कीमत बहुत है मार्केट में, लेकिन अभी मैंने उस शॉप की मालिक की जो बात सुनी उसके हिसाब से मुझे लगता है वो उनको उसकी पूरी कीमत नहीं देने वाला है। वीर की बात सुनकर उसका बॉस उधर से कुछ कहता है जिसे सुनकर वीर डर जाता है, फिर अपनी घबराई हुई आवाज में कहता है, जजी बाबा बॉस आपका काम हाँ हो जाएगा। वीर की बात जैसे ही खत्म होती है उसे कॉल के कट होने की आवाज आती है। कॉल कट जाने के बाद वीर फिर से सिया से कुछ दूरी बना के खड़ा हो जाता है और उन्हें देखते हुए उनकी बातें सुनने लगता है। शॉप का मालिक सिया से कहता है, मैडम ये गहने तो असली है लेकिन आज के समय में इसका दाम बहुत कम है। उसकी बात सुनकर सिया थोड़ा सा हताश हो जाती है, फिर अपने बुझे मन से कहती है, फिर भी आप इसके बदले हमें कितने पैसे दे सकते हैं।
उसकी बात सुनकर शॉप का मालिक अपने मन में बहुत खुश हो जाता है और वो अपने सामने रखे गहने को लालची निगाहों से देखते हुए कहता है, मैं आपको इसका 3 लाख रुपए ही दे सकता हूँ। अगर आप इतना लेना चाहती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे ले जा सकती हैं। शॉप के मालिक की बात सुनकर सिया खुश हो जाती है और वैसे ही चहकते हुए कहती है, 3 लाख रुपए आप सच कह रहे हैं। सिया को इतना खुश देखकर शॉप का मालिक हमें अपना सर हिलाकर अपने मन में कहता है, दिखने में ही मासूम नहीं है, सच में ही मासूम है, पर मुझे क्या, अपना तो बिजनेस ही है, लोगों को लूटने का। इतना कह वो भी मुस्कुराने लगता है। सिया उसकी हाँ सुनकर जल्दी से कहती है, ठीक है, फिर आप मुझे क्या अभी इसके बदले पैसे दे सकते हैं। सिया की बात सुनकर शॉप का मालिक खुश हो जाता है और वो उसी तरह से कहता है, हाँ क्यों नहीं। वैसे आप पैसे कैश लेना चाहेंगी या फिर मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूं? उसकी बात सुनकर सिया कहती है, नहीं, आप हमें कैश ही दे दीजिए। सिया की बात को सुनकर शॉप का मालिक जल्दी से 500 रुपए की 6 घड़ी निकालता है और उसे सिया के सामने करते हुए कहता है, देख लो मैडम, पूरे पैसे हैं। सिया उन पैसों को देखकर खुश हो जाती है और उसे अपने हाथ में लेके देखने लगती है। कुछ देर बाद सिया को देखते हुए पूछता है, पूरे पैसे हैं ना मैडम? सिया जो पैसे गिन रही थी वो उसकी ओर देखते हुए कहती है, हाँ पैसे तो पूरे हैं, ठीक है, अब हम चलते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना पैसा दिया इन गहनों के बदले में। सिया ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे सच में उन गहनों की कीमत पता नहीं थी। उससे लगता है 3 लाख रुपए उन गहनों के हिसाब से बहुत है, लेकिन मासूम सी सिया को क्या पता कि उस मालिक ने उससे झूठ बोलकर उसे बेवकूफ बनाया है। सिया की बात सुनकर वो मुस्कुरा देता है। उसके बाद सिया उन पैसों को अपने पर्स में डालकर उस शॉप से बाहर जाने लगती है। सिया को बाहर की ओर जाते हुए देखकर शॉप का मालिक अपने सामने रखे गहने के बॉक्स को देखते हुए कहता है, आज बहुत दिनों के बाद कोई फंसा है। इतना कह वो जैसे ही उस बॉक्स को उठाने जाता है, ठीक तभी कोई आके उस बॉक्स पर अपने हाथ रख देता है। शॉप का मालिक उस बॉक्स पर जब किसी का हाथ देखता है तो वो अपने सामने खड़े एक शख्स को पाता है जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच थी। उसकी मस्कुलर बॉडी थी, दिखने में भी बहुत हैंडसम था। उसने इस समय एक ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट पहन रखा था और उसके एक कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था और उसने अपने बालों को जेल से सेट किया हुआ था। उसे देखकर शॉप को मालिक कहता है, तुम कौन हो और तुमने इस बॉक्स को क्यों पकड़ा है? इसे छोड़ो, ये मेरा है। उस मालिक की बात सुनकर वो शख्स कुछ सोचते हुए कहता है, जो चीज को मेरे बॉस ने मुझे लाने के लिए कहा हो उसे मैं किसी भी कीमत पर अपने बॉस को ले जाकर देता हूँ, क्योंकि वीर कभी भी अपने बॉस को अपने काम से नाराज होने मौका नहीं देता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वीर ही था। वीर की बात सुनकर शॉप का मालिक उससे घूरते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे बॉस से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना हाथ हटाओ इस पर्स से और मुझे अपना काम करने दो। उस शॉप के मालिक की बात सुनकर वीर कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारा काम करने से नहीं रोकूंगा, बस मुझे मेरा काम करने दो। ये बॉक्स मुझे यहाँ ले जाने दो, तुमने जितना पैसा इसके बदले दिया है उन्हें वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर वीर ज्वेलरी बॉक्स को उठा लेता है। वीर को बॉक्स उठाता देखकर शॉप का मालिक कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा और न ही मुझे पैसे चाहिए, मैंने इसकी सही कीमत देके इसी लिया है। उसकी बात सुनकर वीर अपनी भवों को उचाटते हुए कहता है, क्या तुम शी कह रहे हो? वीर की बात सुनकर शॉप के मालिक को लगाता है कि वीर उसकी बातों में आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से कहता है, हाँ, मैंने उस लड़की को इसके बदले बहुत पैसे दिए हैं, इसलिए तुम इसे नहीं ले सकते हो, ये अब से मेरा हुआ। उसकी बात सुनकर वीर अपने सर पर अपनी 2 उंगलियों से मसलते हुए अपने मन में कहता है, अभी तक मैं इससे अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन इसका तो भाव बढ़ता ही जा रहा है। इसे पता नहीं है क्या मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। इतना कह वीर अपना एक हाथ पीछे कर अपनी कमर में खोसी हुई गन को निकालता है और उससे शॉप के मालिक के ऊपर निशाना लगाते हुए कहता है, ये बॉक्स तुम मुझे देते हो या फिर तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूं मैं। वीर के हाथ में गन देखकर शॉप के मालिक को पसीना आने लगता है डर के मारे, लेकिन वो अपने डर को छुपाते हुए कहता है, मैं पुलिस को बुला दूंगा, तुम ऐसे ही मुझे डरा धमका नहीं सकते हो। मैंने उससे खरीदा है, पैसे दे के वो भी पूरा पैसा दिया है। मैंने ये सब कहते हुए वो हिचकिचा रहा था, लेकिन वीर उसकी बात सुनकर बस एक शब्द कहता है, ओह। उसके बाद वो उसे घूरकर देखने लगता है। कुछ देर घूरकर देख लेने के बाद वीर कहता है, तो तुम मुझे ये नहीं देने वाले हो?
वीर की बात सुन शॉप का मालिक अपने डर को छुपाते हुए नामे अपना सर हिला देता है और अपने मन में कहता है, ऐसे कैसे किसी को दे दूं, बहुत ही मुश्किल से उस लड़की को बेवकूफ बनाया है। वीर उसके चेहरे पर आते जाते भाव को देखते हुए कहता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला ये है कि तुम मुझसे उतने ही पैसे ले लो जितना तुमने दिया है उन्हें। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम ये देखो, उसके बाद तुम बताओ तुम क्या चुनोगे। इतना कह वीर उसके सामने अपना फोन कर देता है। उस शॉप के मालिक के सामने कुछ देर पहले की वीडियो अपने फोन में चालू करके वीर उसके सामने कर देता है, जिसमें वो और उसका आदमी ज्वेलरी के कीमत के बारे में बात कर रहे थे। उस वीडियो को देखकर शॉप का मालिक बहुत डर जाता है और अपनी घबराई हुई आवाज में कहता है, तुम कौन हो और तुम्हें ये कैसे मिला, क्या तुम मुझ पे नजर रख रहे थे। उसकी बात सुनकर वीर बोरिंग भरे लहजे में कहता है, मैं कौन हूं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम क्या चाहते हो, मैं इसे पुलिस को दे दूं और तुम्हारी ये ज्वेलरी शॉप हमेशा के लिए बंद हो जाए। वीर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही शॉप का मालिक कहता है, नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ मत करो तत्तू, तुम ये ले जाओ, बस मुझे मेरे 3 लाख रुपए वापस दे दो। उसकी बात सुनकर वीर के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो उसी स्माइल के साथ कहता है, पर अब मेरा मन नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे दूं। इतना कह वो अपनी गन उसके सर पर लगा देता है और अपने डेंजर ओरे के साथ कहता है, तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो ये मुझे दे दो, वरना पहले मैं तुम्हें जान से मरूंगा, उसके बाद तुम्हारी ये सो कॉल्ड शॉप भी बंद करा दूंगा। इतना कह वो अपनी गन लोड करता है। वीर को गन लोड करते हुए देखकर शॉप का मालिक डर जाता है और तुरंत कहता है, नहीं नहीं तुम मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो और तुम ये ले जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसकी बात सुनकर वीर उस बॉक्स को उठा लेता है, उसके बाद अपनी बंदूक से उस शॉप के मालिक के गालों पर रब करते हुए कहता है, गुड डिसीजन। इतना कह वो बॉक्स को लिए शॉप से बाहर आ जाता है। उसके बाहर निकलते हैं कुछ लोग एक साथ उस शॉप के अंदर जाते हैं, जिन्हें देख वीर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, एक काम तो कर दिया मैंने बॉस का, अब दूसरा करता हूं जिसके लिए आज मैं आया हूं। इतना कह वो सामने से जाती हुई सिया के टैक्सी को देखता है, फिर अपनी कार में बैठकर फिर से उसका पीछा करने लगता है। कौन से लोग शॉप के अंदर गए जिन्हें देखकर वीर डेविल स्माइल करता है और उसके बॉस ने क्यों सिया के गहने लेने के लिए उससे कहा। चैप्टर 35 हॉस्पिटल बंद है। एक हैंडसम लड़का। वीर जैसे ही ज्वेलरी शॉप से बाहर आता था, ठीक वैसे ही 4 से 5 ऑफिसर उस शॉप के अंदर जाते हैं। उन्हें देख वीर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, एक काम तो कर दिया मैंने बॉस का, अब दूसरा करता हूं जिसके लिए आज मैं आया हूं। इतना कह वो सामने से जाती हुई सिया के टैक्सी को देखता है, फिर अपनी कार में बैठकर फिर से उसका पीछा करने लगता है। वो ऑफिसर सीधा शॉप के मालिक के पास जाके कहते हैं, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, हमें आपके खिलाफ सबूत मिला है कि आप मासूम लोगों को ठगते हैं और आपकी शॉप को भी हमेशा के लिए बैन किया जाता है। ऑफिसर की बात सुनकर शॉप का मालिक जैसे ही कुछ कहने को होता है, उसके पहले ही एक दूसरा ऑफिसर उस आदमी को पकड़ कर लाता है और कहता है, सर मैंने इसे भी पकड़ लिया, हमें देखकर ये यहाँ से भागने के फिराक में था। उस ऑफिसर की बात सुनकर दूसरा ऑफिसर जो उन सब का हेड था, वो अपने पीछे खड़े ऑफिसर को देखकर उन्हें कमांडिंग टोन में कहता है, दोनों को पकड़ो और इन्हें इनके ससुराल ले चलो और इस शॉप पर अभी ताला लगा दो, बॉस का ऑर्डर है। इतना कह वो शॉप से बाहर की ओर जाने लगता है। उसकी बात सुनकर वो ऑफिसर बिल्कुल वैसा ही करते हैं। इस बीच शॉप का मालिक चीखता चिल्लाता है, लेकिन उन ऑफिसर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ऑफिसर बाहर आके किसी को कॉल करता है, दूसरी ओर किसी बहुत ही भारी आवाज उससे सुनाई देती। बोलो। उसकी बात सुनकर वो ऑफिसर कहता है, जैसा वीर सर ने कहा था मैंने कर दिया, उन्होंने आपको इन्फॉर्म करने को बोला था। उसकी बात सुनकर फोन के दूसरी ओर से बहुत ही कर्कश आवाज आती है। हम। इतना कह वो शख्स कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद ऑफिसर अपने मन में कहता है, पता नहीं वीर सर कैसे इनसे बात करते हैं, मैं तो इनकी डरावनी आवाज ही सुनकर डर जाता हूं। दूसरी ओर सिया की टैक्सी एक हॉस्पिटल के सामने आके रुकती है। ये हॉस्पिटल न ही ज्यादा बड़ा था और न ही ज्यादा छोटा था, लेकिन ये एक फेमस हॉस्पिटल था। टैक्सी से उतरकर सिया टैक्सी ड्राइवर को पैसे देती है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। सिया उसको पैसे देने के बाद अपने कदम हॉस्पिटल की ओर बढ़ा देती है। सिया के ठीक पीछे ही वीर भी उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल की ओर जा रहा था, तभी वीर का फोन बजता है।
वीर अपनी जगह पर रुककर पॉकेट से अपना फोन निकालकर स्क्रीन पर नाम देखता है जिस पर तेजस शो कर रहा था। तेजस का कॉल देखकर वीर अपने फोन को पॉकेट में डालते हुए अपने कान में लगे ब्लूटूथ पर टच करते हुए कहता है, हाँ तेजस बोलो। वीर की आवाज सुनकर उधर से तेजस कुछ कहता है जिसे सुनकर वीर अपने सामने सिया को देखता है जो हॉस्पिटल के गेट के अंदर जाती है। उसके जाते ही गेट पर दो लड़के जिसकी आंखें खड़े होकर गेट पर पहरा देने लगते हैं। उसे देखते हुए वीर जल्दी से कहता, क्या तुम मजाक कर रहे हो या तुमने पी रखी है? अगर ऐसा होता तो वो हॉस्पिटल के अंदर कैसे जाती? इतना कह वीर कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहता है, सुबह सुबह में ही मिला हूँ, इसे बेवकूफ बनाने के लिए खुद तो यही आसपास किसी कोने में छिपा हुआ होगा और मुझे बोल रहा है। इतना कह वो भी हॉस्पिटल की ओर कदम बढ़ा देता है। वीर गेट के पास आके जैसे ही अंदर जाने के लिए अपना कदम बढ़ाता है तभी गेट के पास खड़े दोनों लड़कों में से एक उसके सामने आते हुए कहता है, सर आज हॉस्पिटल बंद है, आज किसी का इलाज नहीं होगा, आप जा सकते हैं। अगर आपको जरूरी है डॉक्टर को दिखाना तो आप पास वाले हॉस्पिटल में जा सकते हैं। इतना कह वो अंदर से गेट लॉक कर देते हैं। उसकी बात सुन वीर अपनी जगह पर जम जाता है। उसे होश तब आता है जब उसे गेट लॉक होने की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही कुछ बोलने को होता है तब तक वो दोनों लोग लड़के वहां से गेट लॉक कर जाते हुए नजर आ रहे थे। हॉस्पिटल के अंदर सिया जैसे ही अपना कदम हॉस्पिटल के अंदर रखती है ठीक वैसे ही उसके सामने एक लड़का अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए अचानक से खड़ा हो जाता है। उसे देखकर सिया डर जाती है और डर की वजह से अपने सीने पर एक हाथ रखकर एक कदम पीछे हो जाती है। गुलदस्ते की वजह से सिया को उस लड़के का चेहरा नजर नहीं आ रहा था जिसे देखकर सिया अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है, कौन हो तुम? सिया की बात सुनकर वो लड़का अपने चेहरे के सामने से फूलों को हटाता है। फूलों के हटते ही उसका हैंडसम सा चेहरा सिया के सामने था। सिया के सामने 23-24 साल का एक हैंडसम लड़का खड़ा था जो दिखने में कुछ फॉरेनर भी लग रहा था। उसने अपने बालों पर सिल्वर कलर में करा रखा था जो उसके लुक को और भी स्टाइलिश बना रहा था और उसकी स्टील ब्लू आंखें थी। दिखने में वो किसी हीरो और मॉडल से कम नहीं था। उसने इस वक्त ब्राउन कलर की फॉर्मल पैंट और ओलिवर ग्रीन कलर की शर्ट पहन रखी थी। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिसमें से उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ देखी जा सकती थी जो उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ही एलिगेंट बना रही थी। उसे देखकर सिया अपने सीने से हाथ हटाकर उसे घूरते हुए कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चैप्टर 36 चित्र हटो सामने से थप्पड़। सिया की बात सुन वो लड़का कहता है, क्या सच में मैंने आपको डरा दिया? इसके बाद अपने मन में कहता, लेकिन उन दोनों ने तो कहा था मेरे ऐसा करने से आप खुश हो जाएंगी। इतना कह वो अपनी तेज आवाज में कहता है, जॉनी पीटर। उसकी आवाज सुनकर 2 लड़के भागते हुए उसके पास आते हैं जो उसके ही हम उम्र के थे और डरते हुए दोनों ही एक साथ कहते हैं, जी बॉस। दोनों की बात सुनकर वो लड़का उन्हें घूरते हुए कहता है, तुम दोनों ने कैसा आइडिया दिया था? देखो। इतना कह वो सिया की ओर इशारा करते हुए कहता है, मेरी सिस्टर डर गई ना, अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना कह वो लड़का जैसे ही उन दोनों लड़कों के पास जिसमें एक नाम जॉनी और दूसरे का नाम पीटर था बढ़ता है वैसे ही सिया की आवाज उसे अपने कानों में सुनाई देती है, चित्र ये क्या कर रहे हो तुम? सिया की बात सुनकर वो लड़का जिसका नाम शायद चित्र था वो रुक जाता है। अब सिया की ओर आते हुए कहता है, मेरा नाम चित्र नहीं चित्रांग है, आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती हैं पूरा? वही उसकी बात सुनकर जॉनी और पीटर जो कुछ देर पहले डरे सहमे हुए खड़े थे पर अब वो चित्रांग की बात सुनकर अपना सर नीचे कर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। चित्रांग की बात सुनकर सिया अपना मुंह बनाते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम बहुत अजीब लगता है इसलिए, लेकिन चित्र देखो कितना अच्छा लगता है ना। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम इन दोनों से पूछ लो। इतना कह सिया उसके हाथों से फूलों का गुलदस्ता लेते हुए जॉनी और पीटर की ओर इशारा करती है। सिया की बात सुनकर चित्रांग उन दोनों की ओर देखता है जैसे पूछ रहा हो, सच में? जॉनी और पीटर कुछ कहते उसके पहले ही चित्रांग कहता है, वॉटएवर। चित्रांग सिया को देखने के बाद उसके आगे पीछे देखने लगता है। वो ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी को खोज रहा हो। उसके इस तरह देखने से सिया उससे कहती है, तुम किसी खोज रहे हो चित्र? सिया की बात सुनकर चित्रांग बिना किसी भाव के कहता है, आप आज भी अकेले ही आए हैं क्या? आपके हस्बैंड नहीं आए क्या?
चित्रांग का सवाल सुन सिया के सामने वैदिक का चेहरा आ जाता है। उसके बाद उसे कल रात की बातें याद आ जाती है, जिसे याद कर उसका चेहरा मुरझा जाता है, जिसे चित्रांग तुरंत नोटिस कर लेता है। लेकिन तभी सिया उससे कहती है, नहीं, उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए वो आज नहीं आ पाए हैं, अगली बार वो जरूर आएंगे, तब तुम उनसे मिल लेना। इतना कह सिया अपने मन में कहती है, काश ये सच होता। सिया अपने फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए कहती है, बहुत हो गई बातें, अब सामने से हटो, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। सिया की बात सुनकर चित्रांग अपने मन में कहता है, कुछ तो सिस्टर मुझसे छिपा रही है, मुझे पता करना पड़ेगा। मैं जब भी उनसे उनके हस्बैंड के बारे में पूछता हूँ वो एक ही जवाब देती है, बिजी थे। लेकिन इसके लिए मुझे उनके साथ उनके घर जाना होगा। सिया उसे अभी भी अपने सामने बुत बना खड़े देखकर कहती है, चित्र हटो सामने से, तुम अभी तक खड़े क्यों हो। सिया की आवाज सुनकर चित्रांग अपने होश में आता है और एक साइड हट जाता। उसके बाद सिया आगे की ओर बढ़ जाती है। उसे आगे जाते हुए देखकर चित्रांग का ऑरा बिल्कुल बदल जाता है। अब वो बहुत ही भयानक लग रहा था, उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था, उसकी हाथों की नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। अभी जो चित्रांग सामने था उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वे वही चित्रांग है जो कुछ देर पहले सिया के सामने था, बल्कि वो इस समय बिल्कुल एक अलग ही शख्स नजर आ रहा था, जिसका ऑरा बहुत ही खतरनाक था, जो किसी को भी एक मिनट में खत्म कर सकता था। चित्रांग अपनी खतरनाक आवाज में जॉनी और पीटर की ओर देखते हुए अपने दांत पिसते हुए कहता है, क्या पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया। उसकी बात सुनकर जॉनी कहता है, जी बॉस, जैसा आपने कहा था मैंने हॉस्पिटल को पूरा खाली करा दिया है और जितने भी पेशेंट यहाँ पर थे मैंने उन्हें पास के हॉस्पिटल में भेजवा दिया है, जैसा कि आप चाहते थे कि सिस्टर। चित्रांग जॉनी की बात सुनकर बस एक ही जगह पर रुक गया था, जैसे ही जॉनी ने सिया को सिस्टर कहा था। लेकिन जॉनी इस बात से अनजान अपनी आगे की बात कहता है, सिस्टर को कोई नजर उठाकर देखे न, इसलिए मैंने सबको यहाँ से हटवा दिया है, बस यहाँ पर गिने चुने हुए 4 लेडी ही मौजूद हैं। जॉनी जैसे ही अपनी बात खत्म करता है वैसे ही एक चटाक की आवाज वहां पर गूंजती है, जिसके बाद जॉनी अपने लेफ्ट गाल पर अपना एक हाथ रखकर चित्रांग को ऐसे देखता है जैसे पूछ रहा हो, बॉस आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। चैप्टर 37 दुनिया से बाहर करना होगा, उन्हें पता चला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जॉनी की सवालिया नजरों को देखकर चित्रांग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें सिस्टर कहने की, क्या तुम भूल गए हो मैं कौन हूं, या फिर तुम खुद को भूल गए हो तुम कौन हो। चित्रांग की बात सुनकर जॉनी अपने गाल पर अभी भी वैसे ही हाथ धरे हुए कहता है, याद है बॉस, मैं भूला नहीं हूं। इतना कह वो पीटर की ओर देखते हुए कहता है ना पीटर। जॉनी की बात सुनकर पीटर जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देता है। चित्रांग दोनों को देखकर कहता है, जो भी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ मेरी सिस्टर है, तुम लोगों की नहीं, तुम दोनों उन्हें सिस्टर नहीं कह सकते हो। चित्रांग की बात सुनकर जॉनी जल्दी से कहता है, लेकिन बॉस अगर हम उन्हें सिस्टर नहीं कहेंगे, अगर उन्हें बॉस बोलेंगे तो उन्हें आप पर शक हो जाएगा, तो आपसे बात नहीं करेगी, फिर आप क्या करेंगे। क्या आप भूल गए हैं आपने उनसे बात करने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाई है उनसे। जॉनी की बात सुनकर चित्रांग कुछ सोचने लगता है और फिर वो जल्दी से कहता है, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, लेकिन फिर भी तुम दोनों उन्हें सिस्टर नहीं कह सकते हो, वो सिर्फ मेरी सिस्टर है, तुम दोनों क्या बोलोगे, तुम दोनों जानो। उसकी बात सुनकर पीटर जल्दी से अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहता है, बॉस मैं बताता है हम क्या बोलता उनको। पीटर की बात सुनकर चित्रांग उसे ऐसे देखने लगता है जैसे कह रहा हो बताओ। उसकी नजरों को समझते हुए पीटर जल्दी से कहता है, बॉस मैं क्या बोलता, मैं ना उनको बिग सिस्टर बोलता तो उनको आपके ऊपर शक नहीं होता और हमारा प्लान भी नहीं खराब होता और काम भी होता। और बिग सिस्टर इसलिए उनको बोलता क्योंकि वो बड़ी होती हमसे और आपकी सिस्टर होती हमारी, और इसकी जॉनी की ओर इशारा करते हुए बिग सिस्टर होती। इतना कह पीटर चुप हो जाता है। उसकी बात सुनकर चित्रांग उसे कुछ पल घूर कर देखते हुए अपने मन में सोचता है, फिर दोनों को देखते हुए कहता है, ठीक है। इतना कह उसका ऑरा फिर से बहुत खतरनाक हो जाता है और वो उसी खतरनाक ऑरा के साथ जॉनी और पीटर को देखते हुए कहता है, जब तक मेरी सिस्टर का चेकअप नहीं हो जाता है एक परिंदा भी इस हॉस्पिटल में अपने पर न रख पाए।
उसकी बात सुनकर जॉनी और पीटर के भी फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो उसी तरह से कहते हैं, जी बॉस इतना कह वो दोनों गेट के पास आकर खड़ा हो जाते हैं। उनके जाने के बाद चित्रांग भी सिया के पीछे चल देता है। सिया जैसे जैसे आगे जाती है उसे हॉस्पिटल खाली नजर आ रहा था। सिया सब जगह खाली देख अपने मन में कहती है, कोई हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्या हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। कहते कहते सिया रिसेप्शन की ओर बढ़ती जाती है। सिया रिसेप्शन के पास पहुंचती है तो उसे वहां पर एक लड़की दिखती है। उसे देखकर सिया रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, सिस्टर आज हॉस्पिटल बंद है, क्या यहाँ पर एक भी पेशेंट नजर नहीं आ रहा है और ना ही और कोई डॉक्टर। सिया की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट कुछ याद करते हुए उससे कहती है, मैम वो इससे आगे कुछ कहती उसके पहले ही उससे सामने से आता हुआ चित्रांग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो रिसेप्शनिस्ट डर जाती है और उसी तरह से अपने मन में कहती है, ये अभी तक यहाँ क्यों है। चित्रांग जैसे ही सिया के पास पहुंचता है सिया से तुरंत पूछता है, सिस्टर आप यहाँ क्या कर रही है। रिसेप्शनिस्ट चित्रांग के मुंह से सिया के लिए सिस्टर सुनकर और भी डर जाती है। उसके माथे पर हल्का हल्का पसीना आने लगता है और अपने मन में डरते हुए कहती है, तो क्या इस साइको यही बहन है जिसके लिए इसने पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा लिया था खाली कराने के लिए। चित्रांग की आवाज सुनकर सिया अपने जस्ट पीछे उसे खड़ा देखकर कहती है, हम वो अपनी स्लिप बनवाने आए थे डॉक्टर ईशा को दिखाने के लिए, लेकिन हमें आज हॉस्पिटल में कोई नजर नहीं आ रहा था तो बस हम वही पूछ रहे थे। सिया की बात सुनकर चित्रांग बिना भाव के कहता है, क्या आप पता सिस्टर सब लोग ठीक हो गए हो इसलिए यहाँ से चले गए हो। चित्रांग की बात सुनकर सिया उसे देखते हुए अपनी मासूम सी आवाज में कहती है, हाँ क्या पता तुम सही कह रहे हो, हम ही कुछ ज्यादा सोच रहे थे। सिया की बात सुनकर चित्रांग खुश हो जाता है। वही रिसेप्शनिस्ट अपने मन में कहती है, कौन सा हॉस्पिटल खाली रहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट न हो। फिर सिया की ओर देखते हुए कहती है, आप कितनी मासूम है मैम, जिसका फायदा आपका ये शैतान भाई उठा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। रिसेप्शनिस्ट अपने ख्यालों में खोई हुई ही थी कि तभी उसे सिया की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी, सिस्टर हमें डॉक्टर ईशा को दिखाना है, आप हमारी स्लिप बना। सिया की बात पूरी होती उससे पहले ही उस रिसेप्शनिस्ट की नजर चित्रांग पर जाती है जो उसे अपनी जानलेवा स्टील ब्लू आंखों से घूर रहा था। उसकी ऐसी नजरों को देखकर वो फिर डर जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं ये रहा आपका स्लिप, आप अभी दिखा सकती है डॉक्टर ईशा को, वो फ्री है। कहते हुए स्लिप सिया की ओर बढ़ा देती है जिसे देखकर चित्रांग खुश हो जाता है। लेकिन उसके उल्टा सिया उसे कंफ्यूज होते हुए कहती है, पर हमने तो आपको अभी तक कुछ बताया ही नहीं, आपको हमारा नाम कैसे पता चला और आपने स्लिप भी बना दी बिना हमसे कुछ पूछे ही। सिया की बात सुनकर चित्रांग अपने सर पर अपनी 2 उंगली रखकर उसे हल्का हल्का रफ करने लगता है और उसी तरह वो रिसेप्शनिस्ट को अपनी खतरनाक आंखों से घूरने लगता है जैसे वो अभी उसे जान से मार देगा अगर उसने सिया को कोई अच्छा सा जवाब नहीं दिया तो। सिया की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट डर से अपना थूक गटकते हुए एक नजर चित्रांग को देख उसके बाद सिया को अपनी कप कपाती हुई आवाज में कहती है, वो मैं मैम आपका कई बार सर से आ रहे हो न डॉक्टर ईशा को दिखाने, तो हमें सब याद हो गया है। इतना कह वो चुप हो जाती है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर सिया अपना सर हिलाकर स्लिप लेते हुए कहती है, ओह अच्छा। सिया स्लिप लेते हुए डॉक्टर ईशा के केबिन की ओर बढ़ जाती है। चित्रांग सिया को जाते हुए देखकर उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मुझे लापरवाह करने वाले लोग पसंद नहीं है, मेरा एक ही वसूल है, लापरवाही करने वाले को सजा देना, और तुमने तो वो लापरवाही की है जिससे उन्हें पता चल जाता और उन्हें मेरे ऊपर शक हो जाता, तो तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए ना। चित्रांग की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट और भी ज्यादा डर जाती है और उसी तरह वो चित्रांग से अपनी दबी हुई आवाज में कहती है, लेकिन सर उन्हें पता तो नहीं न चला है, मैंने उन्हें नहीं बताया कि आपने ही यहाँ से सबको निकाल दिया है और ये हॉस्पिटल भी आज ही आपने खरीद लिया है, और न ही मैंने ये बताया है कि आपने पहले ही उनकी स्लिप तैयार करने के लिए कहा था कि जब वो आए उन्हें मैं बिना इंतजार कराए तुरंत ही दे दूँ। रिसेप्शनिस्ट ने ये बात बहुत ही डरते हुए कहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर चित्रांग की स्टील ब्लू आंखें पूरी लाल हो जाती है और किसी सनकी की तरह हंसते हुए कहता है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे जवाब दे और मेरे सामने अपनी जुबान चलाए, तुमने मुझे जवाब दिया, इसकी सजा तो बहुत खास होनी चाहिए।
पहले मैंने सोचा था तुम्हें सिर्फ इस हॉस्पिटल से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हें हॉस्पिटल से ही नहीं बल्कि इतना कह वो अपनी कमर में पीछे की ओर खोसी गन को निकालता है जिसमें साइलेंसर लगा हुआ था और उससे उस रिसेप्शनिस्ट के सर के बीचों बीच शूट करते हुए कहता है दुनिया से बाहर करना होगा। इतना कह वो अपने सामने रिसेप्शनिस्ट की डेड बॉडी देखकर डेविल स्माइल करता है। उसके बाद वो गेट की ओर देखता है तो उसे जॉनी और पीटर उसके पास आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर चित्रांत कहता है जब तक मैं वापस आऊं सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। इतना कह वो फिर से सिया के पीछे चला जाता है। उसकी बात सुनकर जॉनी और पीटर सामने पड़ी डेड बॉडी को बिना किसी भाव के देखते हैं। उनके देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए किसी की डेड बॉडी देखना आम बात है। जॉनी रिसेप्शनिस्ट की लाश को देखते हुए पीटर से कहता है ब्लडी फूल गर्ल। इतना कह दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। सिया जैसे ही डॉक्टर ईशा के केबिन के पास जाती है वैसे ही एक नर्स सिया के पास आते हुए कहती है मैम आप मेरे साथ आए, डॉक्टर आपका ही इंतजार कर रही थी। इतना कह वो केबिन का डोर ओपन करती है। उसके ऐसा करने से सिया अपने मन में कहती है आज हो क्या गया है, सबको सब इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई वीआईपी हूँ। सिया सोचते हुए डॉक्टर ईशा के केबिन के अंदर चली जाती है। सामने की चेयर पर एक लड़की जिसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था, दिखने में वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी उम्र भी लगभग 26-27 साल थी। सिया को देख वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। हमेशा की तरह सिया जब भी उसके पास आती थी उसके खड़े होने से उसकी हाइट लगभग 5 फुट 6 इंच लग रही थी। डॉक्टर ईशा सिया को देखते हुए अपनी जगह पर खड़ी होकर बहुत ही पोलाइटली कहती है सिया आए बैठिए। इतना कह वो सामने लगी चेयर की ओर इशारा करती है। सिया चेयर पर बैठने के लिए जैसे ही चेयर खींचने जाती है वैसे ही कोई आके चेयर खींच देता है उसके बैठने के लिए। उसे देखकर सिया कहती है चित्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम बाहर जाओ, मैं डॉक्टर से चेकअप करा कर आती हूँ। जिसने सिया के बैठने के लिए चेयर खींची थी वो कोई और नहीं बल्कि चित्रांत था। वो सिया की बात सुनकर सिया के लेफ्ट साइड चेयर पर बैठते हुए कहता है नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे भी जनाना है कि ये आपको क्या बताती है। इतना कह वो डॉक्टर ईशा को घूरने लगता है जैसे वो आंखों ही आंखों से उसे कुछ वार्निंग दे रहा हो। उसकी बात सुनकर सिया कुछ नहीं कहती है। वही डॉक्टर ईशा को उसके घूरने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बदले में वो भी उसे घूर कर देखती है। उसके बाद वो उसी तरह पोलाइटली वे में सिया से कहती है आप उस तरफ चलिए, पहले हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे आपकी बेबीज की हेल्थ कैसी है। उसकी बात सुनकर सिया चेयर से उठकर उस ओर जाने लगती है। उसे देखकर ईशा भी सिया के पीछे जाने लगती है। ईशा जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाने को होती है तभी चित्रांत फुर्ती के साथ अपनी चेयर पर से खड़ा होकर बिल्कुल उसके सामने आ जाता है और उसके कान के पास झुककर अपनी डरावनी आवाज में कहता है आज सुबह जो भी हुआ है अगर इसके बारे में उन्हें पता चला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना कह वो ईशा से दूर होकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और डेविल स्माइल करते हुए उसे देखने लगता है और अपना दोनों पैर टेबल पर रख देता है किसी बादशाह की तरह। चित्रांत को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो अभी अपनी जगह से उठा था और उसने डॉक्टर ईशा से कुछ कहा था। उसे इस तरह देखकर ईशा अपने मन में कहती है जो आज तुमने किया है उसकी तो भरपाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे धमाकाने की वजह से मैं यहाँ हूँ तो तुम बल्कि गलत हो, मैं यहाँ पर रुकी थी तो सिर्फ अपनी मर्जी से। इतना कह वो आज जो सुबह में हुआ था उसके बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक। ईशा जैसे ही हॉस्पिटल में अपना कदम रखती है उसे हॉस्पिटल में सभी लोग भागते हुए नजर आते हैं। इधर से उधर उन्हें इस तरह भागते हुए देखकर ईशा अपने मन में कहती है चित्रांत की असली पहचान क्या है और उसने सिया से क्यों छुपाई है अपनी असली पहचान। चित्रांत ने क्या हॉस्पिटल सच में खरीद लिया है। डॉक्टर ईशा सिया को देखते ही क्यों अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। क्या सिया को रिसेप्शनिस्ट के डेथ के बारे में पता चलेगा। चैप्टर 38 चित्रांत ने किया ईशा को किस, सिया सिर्फ और सिर्फ उसकी ही है। ये आज हुआ क्या है कि लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। उसके बाद फिर खुद से ही कहती है वैसे भी मुझे क्या करना है, मैं यहाँ जिस काम के लिए आई हूँ वो करती हूँ। उसके बाद वैसे भी मुझे अपने हॉस्पिटल भी जाना है अपने पेशेंट देखने के लिए, बस सिया का चेकअप कर लूँ, वैसे भी उसके आने का टाइम हो ही गया है, फिर यहाँ से चली जाऊंगी क्योंकि मेरा इस हॉस्पिटल में बस एक यही काम होता है और मैं इसीलिए ही महीने में 3 बार यहाँ आती हूँ ताकि सिया का रेगुलर चेकअप कर सकूँ और उसे सिया हेल्थ के बारे में बता सकूँ।
ईशा खुद से ही बातें करते हुए आगे जा रही थी, तभी उससे एक नस आके टकरा जाती है जिससे वो गिरने को होती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। उसके बाद वो उस नस को देखते हुए पूछती है, यहाँ हो क्या रहा है और किस बात की यहाँ अफरा तफरी मची हुई है। ईशा की बात सुनकर नस कहती है, डॉक्टर ईशा, अच्छा हुआ आप आ गई। वो एक सरफिरा लड़का अपने कुछ लोगों के साथ आया है और उसने ही हॉस्पिटल खाली करने को बोला है और वो आपको ही खोज भी रहा है। उसकी बात सुनकर ईशा उससे कहती है, लेकिन ऐसा कोई कैसे कर सकता है? यहाँ के हेड डॉक्टर कहाँ है? क्या उन्होंने उसे नहीं रोका ये सब करने से? ईशा का सवाल सुन वो नर्स कहती है, डॉक्टर मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, बस मैंने डॉक्टर्स को आपस में बात करते हुए सुना है कि इस हॉस्पिटल को उसने खरीद लिया है और साथ में बगल के भी हॉस्पिटल को भी, और यहाँ के सारे पेशेंट और डॉक्टर को वहाँ शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है, वो भी 30 मिनट के अंदर ही। लेकिन उसकी बात को यहाँ के हेड डॉक्टर नहीं सुन रहे थे, तो उसने उनके कंधे पर शूट कर दिया जिससे सभी लोग डर गए और उसने जो कहा था उसे करने में लगे हैं। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये सब कहते हुए वो नर्स भी वहां से भागने लगती है। उसकी बात सुनकर ईशा अपने मन में कहती है, ऐसा है तो फिर मेरा क्या काम यहाँ? इतना कह वो बाहर की ओर मुड़ जाती है। ईशा जैसे ही मुड़ती है, ठीक उसके सामने एक लड़का आके खड़ा हो जाता है और उसे घूरते हुए ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके बाद वो ईशा से कहता है, तुम डॉक्टर ईशा होती जिसे बॉस खोजती और तुमको उनके पास ले जाने का हमें ऑर्डर देती। ईशा उसकी बात सुनकर अजीब तरह से उसे देखते हुए कहती है, तुम कौन हो और क्या बोले जा रहे हो? वो इससे आगे कुछ कह पाती उसके पहले ही वो लड़का, जो कोई और नहीं बल्कि पीटर था, उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। उसके ऐसा करने से ईशा पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर तुरंत ही पीटर की पीठ पर अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर उसे मारते हुए कहती है, तुम कौन हो और मुझे तुमने कैसे छुआ और तुम्हारी कैसे हुई मुझे इस तरह से उठाने की? मुझे नीचे उतारो अभी के अभी। लेकिन पीटर को ईशा की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी जैसे, और वो उसे उसी तरह उठाए हुए उसकी केबिन की ओर लेके बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद पीटर ईशा को उसके केबिन में लाके पटक देता है। उसके ऐसा करने से ईशा की जोरदार चीख निकल जाती है, हाय राम, मेरी कमर टूट गई। लेकिन पीटर उसकी बात सुनकर भी अनसुना करते हुए केबिन से निकल जाता है और जाते हुए ही गेट बंद कर देता है। ईशा अपनी कमर को सहलाते हुए अपनी जगह से खड़ी होती हुई कहती है, हे यू, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किसी बोरे की तरह उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर पटकने की? तभी उसके कानों में एक मैग्नेटिक आवाज आती है, तो तुम हो डॉक्टर ईशा? उस आवाज को सुनकर ईशा पीछे पलट जाती है तो अपनी चेयर पर वो एक हैंडसम से लड़के को बैठा हुआ देखकर चिढ़ जाती है। ईशा उससे अपनी चेयर पर बैठा हुआ देखकर अपना सारा दर्द भूल जाती है। ईशा उसकी ओर बढ़ते हुए कहती है, अब तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर बैठने की? उसकी बात सुनकर वो लड़का, जो कोई और नहीं चित्रांग था, वो अपनी उसी मैग्नेटिक आवाज में कहता है, जितना पूछा है उतना ही बताओ, मुझे मेरे ही सवाल दोहराने की आदत नहीं है। चित्रांग की बात सुनकर ईशा उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है सबको अपने बारे में बताने की। उसका जवाब सुनकर चित्रांग की स्टील ब्लू आंखें बंद हो जाती हैं। उसके कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी दोनों आंखें लाल नजर आ रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए ईशा भी डर जाती है। चित्रांग चेयर पर से खड़ा होकर ईशा के बिल्कुल पास आ जाता है, इतना कि दोनों का शरीर एक दूसरे से चिपक जाता है। उसके इतने पास आने से ईशा का शरीर के बॉडी में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। वो जैसे ही पीछे होने को होती है, वैसे ही चित्रांग अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसकी कमर को पकड़कर अपने और भी पास कर लेता है और उसी तरह उसे पकड़े हुए उसके कान के पास अपने होठों को ले जाते हुए अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहता है, तो तुम ही डॉक्टर ईशा जो उनका रेगुलर चेकअप करती हो? उसके इस तरह से बोलने से ईशा के कान को चित्रांग के होठ छू रहे थे, जिससे ईशा अपनी जगह पर जम जाती है और उसकी धड़कनें तेजी से चलने लगती हैं, जिसकी आवाज बाहर तक सुनी जा सकती थी, जिसे चित्रांग साफ साफ सुन रहा था। उसकी धक्कों का शोर सुनकर उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे वो जल्द ही छुपा लेता है और उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, तो तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। उसकी इस बात को सुनकर ईशा जैसे होश में आती है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ चित्रांग को धक्का देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। अभी भी वो वैसे ही चित्रांग के बाहों में कैद थी।
उसकी इस कोशिश को देखकर चित्रांग कहता है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो, क्या तुम ही डॉक्टर ईशा हो? उसकी बात सुनकर ईशा चिढ़कर कहती है, नहीं, मैं डॉक्टर ईशा की भूत हूँ, अब हटो। उसे चिढ़ते हुए देखकर चित्रांग उसे एक झटके से छोड़ देता है और फिर बड़ी ही फुर्ती के साथ ईशा की चेयर पर बैठ जाता है। उसे फिर से अपनी चेयर पर बैठा देखकर ईशा चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरी जगह पर बैठने की, और तुम हो कौन? तुम्हें किसने मेरी केबिन में आने की इजाजत दी? ईशा का इतना सारा सवाल एक साथ सुनकर चित्रांग कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूं, और रही बात मेरे यहाँ बैठने और इस केबिन में आने की, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हॉस्पिटल के ओनर को कहीं भी जाने और बैठने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत पड़ती है। चित्रांग की बात सुनकर ईशा कहती है, ओह, तो तुम ही वो हो जिसने हॉस्पिटल अपने नाम करा लिया और उसे खाली करने को कहा है, और ऐसा नहीं हुआ तो तुम सबको जान से मार दोगे। उसकी बात सुनकर चित्रांग मुस्कुराते हुए कहता है, चलो, तुम्हें कुछ तो पता है मेरे बारे में। उसकी बात सुनकर ईशा अपना फोन निकालते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में पता भी है और मुझे ये भी पता है तुम जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। इतना कह वो किसी को कॉल करती है और फोन स्पीकर पर रखकर इविल स्माइल करते हुए चित्रांग को देखती है। ईशा को कॉल करता देखकर चित्रांग एक नज़र उसके फोन पर डालता है जिस पर पुलिस शो कर रहा था, जिसे देखकर वो डेविल स्माइल के साथ ईशा को देखता है और अपनी जगह से एक झटके में खड़ा होकर ईशा के पास आ जाता है। फोन जैसे ही उठता है उधर से पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है, हेलो। ऑफिसर की आवाज सुनकर ईशा जैसे ही हेलो बोलने जाती है वैसे ही चित्रांग अपने एक हाथ से उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है और दूसरे हाथ से उसका फोन पकड़कर उसके बोलने से पहले ही उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लेता है। उसके ऐसा करने से ईशा अपनी गोल गोल आंखों को बढ़ाकर उसे आश्चर्य से देखने लगती है, जबकि चित्रांग उसे इस तरह देखकर किस करने लगता है। चित्रांग ईशा के होठों को लीक और सक करने लगता है। उसके ऐसा करने से ईशा के हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। फोन के गिरने की आवाज सुनकर चित्रांग ईशा के होठों पर बाइट करके उसे छोड़ देता है और उसके फोन को उठाकर अपने पॉकेट में रख लेता है। उसके छोड़ते ही ईशा अपने हाथों से अपने होठों को छूते हुए कहती है, यू मेंटल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? उसकी बात सुनकर चित्रांग अपनी भवें सिकोड़कर तुरंत एक बार फिर ईशा के होठों पर झुककर किस कर लेता है। उसके बाद उसे देखते हुए कहता है, ऐसे ही। उसे फिर से खुद को किस करते हुए देखकर ईशा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मेरी पहली तो पहली दूसरी किस भी चुरा ली। इतना कह वो अपने होठों को अपने हाथों से छिपा लेती है। खुद के होठों को छिपाता देख चित्रांग ईशा से कहता है, अब इसका कोई फायदा नहीं है, मुझे जो चाहिए था वो मैंने ले लिया। अब सीधे मैं काम की बात पर आता हूँ। तुम्हें सिर्फ सिया नाम के पेशेंट का चेकअप करना है अच्छे से, क्योंकि वो तुमसे ही अपना रेगुलर चेकअप कराने आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें भी इस हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा देता, समझी? ईशा सिया का नाम सुनकर चौंक जाती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं, जिन्हें वो तुरंत नॉर्मल कर लेती है। चित्रांग ईशा को देख जाते हुए कहता है, तुम्हें बस जितना कहा है उतना ही करना, अगर इससे कुछ भी ज्यादा करने का सोचा तो तुम उसके बाद कुछ सोचने के लायक भी नहीं बचाएगी। इतना कह वो अपनी आई विंक करता है और केबिन से निकल जाता है। उसके जाते ही ईशा होश में आती है। टेबल पर रखे लैंडलाइन को देखते हुए कहती है, मुझे उसे इस बारे में बताना होगा। इतना कह वो जैसे ही लैंडलाइन के पास जाती है तो पाती है उसके वायर किसी ने काट दिए थे, जिसे देख ईशा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम जो कोई भी हो और तुम्हें पता भी नहीं, तुम अनजाने में ही किसी और से भी पंगा ले रहे हो। अगर मैं जिस सिया के बारे में सोच रही हूँ अगर वो वही हुई तो फिर तुम भी बहुत पछताने वाले हो, क्योंकि सिया को कोई उसके अलावा उस नज़र से देखे उसे जरा भी पसंद नहीं है, क्योंकि सिया सिर्फ और सिर्फ उसकी ही है। फ्लैशबैक एंड ईशा ने ऐसा क्यों कहा कि वो इस हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ सिया का ही चेकअप करने आती है और किसे सिया की हेल्थ के बारे में बताती है? ईशा ने ऐसा क्यों कहा कि सिया सिर्फ और सिर्फ उसकी है और वो किसकी बात कर रही थी? चित्रांग ने अनजाने में ही किससे पंगा ले लिया। चैप्टर 39 बॉस आ गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। वैदिक ने देखा सिया को किसी लड़के के साथ। ईशा को अपनी जगह पर खड़ा होकर कुछ सोचता हुआ देखकर चित्रांग उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम यहीं से खड़े होकर ही उनका चेकअप करने वाली हो, या फिर तुम डॉक्टर होने का झूठा दिखावा करती हो लोगों को लूटने के लिए?
चित्रांत की बात सुनकर ईशा अपने ख्यालों से बाहर आती है और चित्रांत को घूरते हुए सिया के पास चली जाती है। उसे इस तरह जाता देखकर चित्रांत हल्का सा मुस्कुरा देता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल के बाहर एक कार से टिककर एक हैंडसम सा लड़का अपने चेहरे पर डर का भाव लिए खड़ा था। उसकी भी हाइट वीर के ही लगभग थी और उसके सामने वीर परेशानी से इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की थी हॉस्पिटल के अंदर जाने की, लेकिन वो नाकाम रहा। वो अभी इधर से उधर घूम ही रहा था कि तभी उसके सामने एक रोल्स रॉयस बहुत ही तेजी से रुकती है और ड्राइविंग सीट से एक दमदार पर्सनैलिटी शख्स निकलता है, जिसे देखकर कार से टेक लगा कर खड़ा लड़का डर जाता है और उसी तरह डरते हुए अपने मन में बोलता है, बॉस आ गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। वहीं मौजूद वीर उस शख्स को देखकर डरता तो है, लेकिन वो अपने चेहरे से ये बात जाहिर नहीं होने देता है। वो शख्स अपने तेज कदमों से चलते हुए उन दोनों के पास आता है और अपनी रोबेली आवाज में कहता है, जान को अंदर गए हुए कितना टाइम हुआ है। उस शख्स की आवाज सुनकर वीर जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहता है, बॉस लगभग 30 मिनट होने वाले हैं और वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। मैंने बहुत कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन मैं अंदर जाने में नाकाम रहा, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। इतना कह वीर चुप हो जाता है और कुछ देर पहले क्या हुआ था उसे सोचने लगता है। वीर को जब तेजस का कॉल आया था तो दूसरी तरफ से तेजस ने उससे कहा था कि वीर सर, लेडी बॉस को अंदर जाने से रोको, क्योंकि हॉस्पिटल को आज किसी ने अचानक से ही खरीद लिया है और यह हॉस्पिटल खाली करने को बोला है। इस हॉस्पिटल में उसके लोगों के अलावा कोई भी नहीं है। शायद उसकी बात सुनकर वीर सिया को देखता है जो हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी। उसे देखकर वो तेजस की बात को मजाक में लेके टाल देता है। उसके बाद वो आगे बढ़कर हॉस्पिटल में जाने वाला होता है कि उसे एक लड़का, जो कोई और नहीं बल्कि जॉनी ही था, उसे हॉस्पिटल बंद है बोलकर गेट अंदर से लॉक करके चला जाता है। उसके ऐसा करने से वीर का माथा ठनक जाता है और वो तेजस की बात सोचते हुए अपने मन में कहता है, तो क्या उसने सच कहा था? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हॉस्पिटल बंद है तो वो अंदर कैसे जा सकती है? उसके बाद वीर बहुत कोशिश करता है अंदर जाके पता करने की। जब उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो तेजस को कॉल कर बताता है कि सिया अंदर है, लेकिन अब वो किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर तेजस उससे कहता है, वही रुकिए, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद तेजस भी वहां आ जाता है। उसके बाद दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वीर तेजस से कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है न? उसकी बात सुनकर तेजस की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो उसी तरह से कहता है, अगर ऐसी बात है सर तो हमें बॉस को इन्फॉर्म करना होगा। अगर लेडी बॉस को कोई खतरा हुआ तो बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। तेजस की बात सुनकर वीर जल्दी से अपना फोन निकालता है। उसके बाद एक नंबर डायल करता है। कुछ ही रिंग फोन उठ जाता है और उधर से बस हेलो की एक भारी सी आवाज आती है, जिसे सुनकर वीर बिना एक पल गवाए एक ही सांस में सब कुछ बता देता है। उसकी बात जैसे ही खत्म होती है वैसे ही उसे कॉल के कट होने की आवाज आती है। वीर कॉल डिस्कनेक्ट की आवाज सुनकर लाचारी से तेजस की ओर देखते हुए कहता है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वीर अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि तभी उसके कानों में उसी शख्स की आवाज आती है, तुम्हें मैंने उसका ध्यान रखने के लिए भेजा था, तो फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अगर मेरी जान को कुछ हुआ या उससे एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें इतने जख्म दूंगा कि तुम अपनी मौत की भीख मांगते फिरोगे, और ये वैदिक खुराना का तुमसे वादा है मिस्टर वीर। इतना कह वैदिक उसे अपनी हेजल ग्रीन आंखों से घूरता है, जो इस वक्त पूरी लाल हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हेजल ग्रीन आंखों में खून उतर आया हो। वैदिक के घूरने से वीर सक पका जाता है और वो हकलाते हुए कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? वीर की बात सुनकर उसके पीछे खड़ा तेजस अपने मन में कहता है, ये वीर सर भी गजब करते हैं, बॉस से ही पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। वैदिक वीर की बात सुनकर बिना कोई जवाब दिए हॉस्पिटल के ओर अपना कदम बढ़ा देता है और उसके पीछे ही वीर और तेजस भी अपना कदम बढ़ा देते हैं। वैदिक जैसे ही कुछ कदम जाता है उसके पैर अचानक से रुक जाते हैं और वो हॉस्पिटल के गेट की ओर देखता है, जहां से सिया किसी लड़के का हाथ पकड़े हुए हॉस्पिटल में से निकल रही थी। इस नज़ारे को देखकर वैदिक की मुट्ठी कस जाती है और उसके पीछे खड़ा वीर सिया को किसी और के साथ देखकर हैरान हो जाता है, जबकि उसके विपरीत तेजस का मुंह खुला का खुला रह जाता है आश्चर्य से।
वैदिक सिया को किसी और के साथ देखकर अपना कदम वापस कार की ओर मोड़ लेता है। वीर और तेजस भी उसके पीछे कार की ओर आने लगते हैं। तेजस जल्दी से आगे आकर पीछे की सीट का गेट खोलता है, जिसके बाद वैदिक उसके अंदर बैठ जाता है। वैदिक के बैठते ही तेजस जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और वीर भी आके पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। तेजस जैसे ही कार स्टार्ट करने को होता है, उसके कानों में वैदिक की आवाज आती है, जान का पीछा करो। उसकी बात सुनकर तेजस हाँ में अपना सर हिला देता है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल के गेट के पास सिया चित्रांग के साथ अपना चेकअप कराकर बाहर आती है हॉस्पिटल से, और उसके पीछे ही जॉनी और पीटर भी थे। उसके बाद वो चित्रांग को देखती है, उसके बाद अपने उस हाथ को जिसे चित्रांग ने पकड़ रखा था। सिया उसे देखते हुए कहती है, चित्र अब तुम मेरा हाथ छोड़ेंगे? देखो अब हम हॉस्पिटल में से निकल गए हैं और अब मैं नहीं स्लिप करूंगी। उसकी बात सुनकर चित्रांग कुछ देर पहले हॉस्पिटल के अंदर जो हुआ उससे सोचने लगता है सिया, और वो सिया के चेकअप के बाद ईशा के केबिन से निकल रहे थे कि अचानक से सिया का पैर स्लिप हो जाता है, जिसके वजह से वो गिरने वाली होती है। लेकिन वो गिरती उसके पहले ही चित्रांग आगे बढ़कर उसे जल्दी से संभाल लेता है। तब से ही उसने सिया का हाथ थाम रखा था। उसे ऐसा लग रहा था वो जैसे ही सिया का हाथ छोड़ेगा तो वो फिर से गिर सकती है। सिया चित्रांग को खोया हुआ देखकर कहती है, चित्र क्या हुआ तुम्हें? तुम कहाँ खो गए? मेरा हाथ छोड़ेंगे? सिया की आवाज सुनकर चित्रांग सिया के हाथ को धीरे से छोड़ते हुए कहता है, सिस्टर संभाल कर चलना, अगर तुम गिर जाओगी तो तुम्हारे साथ साथ मेरे सिस्टर के बच्चों को भी चोट लग जाएगी, जो मुझे पसंद नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है, जिसे देखकर चित्रांग भी हंस देता है। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि कार में बैठा वैदिक उन दोनों को इस तरह से हंसते हुए देखकर एक तक बस चित्रांग को ही घूरे जा रहा था और साथ ही उसके उस हाथ को भी जिससे उसने सिया के हाथों को थामा था। सिया चित्रांग को देखते हुए कहती है, चित्र मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई थी, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे जहाँ तक याद है तुम्हें इस वक्त अपनी शॉप पर होना चाहिए, ना कि यहाँ पर। क्या तुमने आज उसे बंद कर दिया है? चैप्टर 40 मामूली कैसे हो सकता, इसे तो बिग सिस्टर देता। सिया की बात सुनकर चित्रांग हड़बड़ा जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे उसकी बातों को। उसे चुप देखकर सिया उससे फिर से सवाल करती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम चुप क्यों हो गए? सिया की बात सुनकर चित्र कहता है, वो आज जॉनी का बर्थडे है न, इसलिए हमने आज छोटी सी पार्टी करने के बारे में सोचा है, और वो आपसे मिलना भी चाहता था कि वो आपको इनवाइट कर सके अपने पार्टी में, और मुझे पता था आज आप यहाँ आएंगी, इसलिए हम सब बस आपको सरप्राइज देने आए थे। उसके बाद वो जॉनी को देखते हुए कहता है न जॉनी? जॉनी जो उसके पीछे खड़ा खुद चित्रांग की बात सुनकर सदमे में आ गया था और उसी तरह से अपने मन में कहता है, मेरा ही बर्थडे है और मुझे ही नहीं पता है। लेकिन सिया जब उसे देखती है तो वो जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देता है, क्योंकि उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। सिया जॉनी की ओर देखते हुए उसे विश करती है, हैप्पी बर्थडे जॉनी, जिसके जवाब में जॉनी थैंक यू बिग सिस्टर बोलता है। उसके बाद सिया भोली सी सूरत बनाकर कहती है, वैसे तुम लोग जाओ पार्टी कर लो, मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे कहीं जाना है, उसके बाद घर भी जाना है, मुझे लेट हो जाएगा। इतना कह सिया अपने पर्स में से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है और उसे जॉनी की ओर बढ़ाते हुए कहती है, ये तुम मेरी तरफ से अपना गिफ्ट समझकर ले लो, क्योंकि अभी मेरे पास यही है। अगर मुझे पहले पता होता आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मैं तुम्हें कुछ देती, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी, उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। उसकी बात सुनकर जॉनी जल्दी से सिया के हाथ से वो बॉक्स लेते हुए कहता है, बिग सिस्टर आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम है तभी आप नहीं आओगी। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, लेकिन मैं अगली बार पक्का तुमसे पार्टी लूंगी, आज तो हम जा रहे हैं लेकिन तुम्हें मुझे पार्टी देनी होगी, इसे याद रखना। उसकी बात सुनकर जॉनी कुछ बोलता उसके पहले ही चित्रांग बीच में बोल पड़ता है, ठीक है आप हमें बता दीजिए आप अगली बार कब आने वाली है, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। चित्रांग की बात सुनकर सिया कहती है, मैं अब 10 दिन बाद आऊंगी। सिया की बात सुनकर चित्रांग उदास मन से कहता है, ठीक है सिस्टर। उसके बाद सिया कहती है, अब तुम सब भी जाओ एंजॉय करो और मैं भी जाती हूँ। इतना कह सिया वहां से आगे की ओर बढ़ जाती है।
उसे जाता देखकर चित्रांग जल्दी से उसके पास जाता है और उससे कहता है, सिस्टर आपको कहाँ जाना है, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वहां पर छोड़कर फिर चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सिया कहती है, कोई बात नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। चित्र इतना कह सिया एक नजर उस बॉक्स पर डालती है जो उसने अभी जॉनी को दिया था। उसे देख वो जाते हुए अपने मन में कहती है, हमें कभी इसे आपको देने के लिए लिया था, लेकिन आपने कभी हमें मौका हो नहीं दिया कि ये हम आपको दे पाए, और आपने जिस तरह हमें हमारी औकात बताई थी उसके बाद हमारे अंदर कभी हिम्मत ही नहीं आई कि हम आपको ये दे सकें। इतना कह सिया आगे की ओर बढ़ जाती है। उससे जाता देखकर चित्रांग कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए सिस्टर, मैं पता लगा कर ही रहूंगा आप कहाँ रहती हो, और जीजा जी से भी मिलके ही रहूंगा। आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे जितना बहाना बना लीजिए, मुझे पता चल जाता है आप झूठ बोल रही है, क्योंकि मैं एक नज़र में लोगों के चेहरे को देखकर बता सकता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं। चित्रांग अभी ये सब खुद से कह ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से जानी की आवाज आती है, बॉस अब क्या करे, बिग सिस्टर तो जा रही है, उन्हें रोके। जॉनी की बात सुनकर चित्रांग के भाव बदल जाते हैं और वो अपनी सर्द नजरों से मुड़कर जॉनी के हाथ में पकड़े बॉक्स को देखता है। उसके बाद अपने सर्द लहजे में कहता है, वो बॉक्स मुझे दो। जॉनी चित्रांग की बात सुनकर कहता है, लेकिन बॉस ये तो बिग सिस्टर ने तो मुझे दिया है। उसकी बात सुनकर चित्रांग अपने दांत पिसते हुए कहता है, मैंने एक बार जो कहा वो समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद वो जॉनी के हाथ से उस बॉक्स को लेते हुए कहता है, क्या मेरे बोल देने से सच में आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं हो जाता है, इसलिए ये मेरा है क्योंकि इसे मेरी सिस्टर ने दिया है और मेरी सिस्टर से सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ, तुम नहीं। इतना कह वो उस छोटे से बॉक्स को खोल देता है। जॉनी उसकी बात सुनकर बस अपना मुंह बनाकर रह जाता है और अपने मन में कहता है, लेकिन बिग सिस्टर ने तो दिया तो था मुझे ही, ना आपको थोड़ी न, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे ने आपको ही दिया है। इतना कह वो चित्रांग को देखता है, जिसके हाथ में इस समय एक वॉच थी। वो न ही ज्यादा महंगी और ना ही ब्रांडेड थी, लेकिन दिखने में सुंदर थी। उस वॉच को देखकर चित्रांग जल्दी से अपने हाथ में पहनी अपनी ब्रांडेड वॉच को निकालकर जॉनी को दे देता है। उसके बाद सिया की दी हुई वॉच को अपने हाथ में पहन लेता है। चित्रांग वॉच को अपने कलाइयों में देखकर कहता है, अब परफेक्ट है। चित्रांग को देखकर पीटर अपने मन में सवाल करता है खुद से ही, बॉस तुम क्या करता है, मामूली सी वॉच के लिए इतनी महंगी वॉच इस जॉनी को दे देता। फिर अपने मन में खुद ही जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये मामूली कैसे हो सकता, इसे तो बिग सिस्टर देता। उसके विपरीत जॉनी भी अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी दोनों के कानों में चित्रांग की आवाज आती है, कार निकालो और उनका पीछा करो। उसकी बात सुनकर कर दोनों जल्दी से होश में आते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।